बीसीसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर लिया था, एक पार्ट इसका और चलेगा। ठीक है, समझिएगा। पार्ट 4 वीडियो में पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, दांत पढ़ा, जीभ पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने देखा था क्या, ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप, आहार नलिका। ठीक है, इसके बाद हम लोग को आज देखना है सलाइवरी ग्लैंड वगैरह, ये सब देख लिए थे। आज हम लोग को देखना है स्टोमक के बारे में। स्टोमक ध्यान दीजिएगा क्या होता है, समझिए। स्टोमक को हम लोग कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बाद में हम रफ करेंगे तो ये गंदा हो सकता है। आप आराम से लिख लीजिएगा, ले लिए। ठीक है, स्टोमक को कहते हैं पेट, बायोलॉजी की भाषा में उदर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सबसे फेमस इसका नेम है आमाशय। आमाशय, ध्यान दीजिए। स्टोमक में एक मुख्य गुहा में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते थे, लारेमाइलेज, है ना। यहाँ देखिए वो एमाइलेज था ना। चलिए यहाँ देखिए, पेट में आमाशय में पाए जाने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं, आमाशय ग्रंथि कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्पष्ट हो गया। यह आमाशय ग्रंथि का काम क्या है कि हमारे भोजन को पाचन करता है, और ये पाचन करने में कौन सहयोग करता है, तो HCl मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल होता है। और याद रखिएगा, इसका पीएच मान कभी कभी पूछ देता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 2.5। कल की वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में, कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। ये बहुत अम्लीय होता है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 7 से काफ़ी कम है ना। तो ये आमाशय ग्रंथि का काम है कि भोजन को पचाने में कौन सहयोग करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस प्रकार सहायता करता है, बहुत बड़ी बात है। ये अधिकतर बुक में रहेगा लेकिन समझ में नहीं आता, समझिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या करता है, ये दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पहले यह दोनों एंजाइम अनएक्टिवेट रहता है, इनएक्टिवेट। कौन कौन एंजाइम, तो एक मेरा एंजाइम जो है, यहाँ देखिएगा, पेप्सिनोजेन। कौन सा है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम पहले असक्रिय होता है। ये दोनों एंजाइम पहले क्या होता है, असक्रिय। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इन दोनों एंजाइम को सक्रिय कर देता है। इसलिए ये डायग्राम देख रहे होंगे। तो कैसे सक्रिय करता है, तो जो पेप्सिनोजन हमारा एंजाइम है उसको पेप्सिन में बदल देता है। HCl एसिड क्या काम करता है, HCl एसिड किसमें पाया जाता है, आमाशय ग्रंथि में, भोजन को पचाने का काम करता है। ये काम क्या करता है, दो एंजाइम होता है उसको इनएक्टिवेट से एक्टिवेट करता है। तो आइए किसको किसको, तो यह पेप्सिनोजेन को क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है, और प्रोरेनिन एंजाइम को, प्रोरेनिन एक प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारा एंजाइम, ये प्रोटीन, इसको क्या करता है, रेनिन में बदल देता है। स्पष्ट हो गए, मतलब ये असक्रिय को सक्रिय बदलता है, इस असक्रिय को सक्रिय बदल देता है। ठीक है, तो सर अब ये सक्रिय तो बदल दिया, तो पहले कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत हमारा हो गया था, 70% कर दिया गया था, बताए भी थे हम लोग, ग्लूकोज में बदला था, है ना, लारेमाइलेज ये काम किया था। तो चलिए, तो ये तो काम किया कि ये हमारा इनएक्टिवेट को एक्टिवेट कर दिया। तो सर इनएक्टिवेट को एक्टिवेट किया तो किसको किसको, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को रेनिन में। तो अब सर ये प्रोरेनिन, पेप्सिन और रेनिन को कर दिया, तो इससे हमारा क्या पाचन हुआ, तो देखिए पेप्सिन जो हमारा है ये प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है, और यहाँ पर आकर के, अभी भी हमारा पाचन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर आकर के प्रोटीन 90% पच जाता है, पाचन इसका हो जाता है, और यह प्रोटीन 90% डाइजेस्टिव होकर के किस में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है। ये सब काम कौन करता है, HCl एसिड करता है। ठीक है, और रेनिन, रेनिन कौन सा किस में पाया जाता है, दूध में। याद रखिएगा किस में पाया जाता है, दूध। बच्चा जो दूध पीता है उसमें प्रोटीन कौन सा होता है, रेनिन। तो ये क्या काम करता है, जो हमारा मिल्क में पाए जाने वाला रेनिन प्रोटीन है, इसका 100% चेंज करके केसिन में कर देता है। केसिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। कहने का अर्थ हुआ कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का 90% कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट करके पेप्टोन में कर देता है। वही रेनिन का जो दूध में पाया जाता है उसका 100% उसका डाइजेशन कर देता है। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि हमारा दूध में पाए जाने वाले रेनिन का जो है आपका
100% जो हमारा आपका पाचन कर देता है, तो वह किस में बदल जाता है, केसिन प्रोटीन में। और वह कौन काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है सर, शुरू से आ जाते हैं कि पहले नंबर आमाशय में पाए जाने वाले ग्रंथि को आमाशय ग्रंथि, इसमें क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ये भोजन का पाचन करता है, जिसका पीएच मान होता है कितना, 1.5 से 2.5 होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो सर ये दो एंजाइम को इनएक्टिवेट को एक्टिवेट करता है। तो कौन सा, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। और यहाँ पर जब एक्टिव फॉर्म में जब आ जाता है तो यह प्रोटीन को 90% हमारा डाइजेशन कर देता है, और ये रेनिन जो है मिल्क का 100% केसिन में कर देता है, क्या डाइजेशन कर देता है। एक प्रश्न है सर कि सर जब आप कह रहे हैं कि इसका पीएच मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है, अर्थात ये काफ़ी एसिडिक होता है, मतलब ये काफ़ी जलन करता है, तो सर जब इतना एसिडिक है तो आखिरकार पेट जलता क्यों नहीं है, प्रश्न है ना। चूँकि ये हमारा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो आखिरकार जब आपके पेट में जब जलन आ जाता है, जब थोड़ा सा गैस होता है तो काफ़ी जलन आता है। तो जब ये इतना एसिडिक है, और ये एसिडिक हमारा ये इतना जब एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक आमाशय ग्रंथि में, तब हमारा पेट आखिरकार जलता क्यों नहीं, चूँकि पेट में रहता है तो क्यों नहीं जलता है, इसका जवाब हम बताते हैं। तो फिलहाल ये है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया सर, क्यों नहीं जलता है ना। देखिए क्यों नहीं जलता है बताते हैं। एक बात याद रखिए, आपको पढ़ाया बहुत अच्छा तरीका से जा रहा है, इससे प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं, आप बस रिवीजन कीजिए। ठीक है, देखिए क्यों नहीं जलता है। मान लिया जाए पेट है ना, उदर है, ठीक है, ये हमारा उदर है, डॉटर मिल लिए, है ना। पेट के जो ऊपरी लेयर है वो होता है म्यूकस लेयर। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यूकस लेयर। पेट का जो ऊपरी लेयर है वो किस कौन सा लेयर रहता है, म्यूकस। ये म्यूकस लेयर जो है सर, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर मतलब क्या हो गया सर, क्षारीय प्रकृति का। देखिए अब समझ जाइएगा, ठीक है। तो पेट का जो परपटी है वो किस चीज का है, म्यूकस लेयर होता है, जो किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का। और आपको पचा कौन रहा है, अम्ल। तो एक चीज केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जब मिल जाते हैं, तो वहाँ पर कोई जलन होगा ही नहीं, वहाँ उदासीन हो जाता है। वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वहाँ बताया जाएगा कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर लवण और जल बना लेता है, मतलब कि उसको उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, तो जलन होता ही नहीं है। समझ रहे हैं क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेट का जो म्यूकस लेयर है वो बेसिक नेचर का होता है, वहाँ पर बेसिक क्षारीय प्रकृति की होती है। और चूंकि वहाँ पर अम्ल हमारा रिएक्टिव करेगा, तो यहाँ देखिए हो क्या जाएगा, तो जब हमारा एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बना लेता है साल्ट, और प्लस क्या बनाता है, वाटर। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। एसिड मतलब क्या हो गया, अम्ल। कौन सा अम्ल इसमें रहता है, HCl रहता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, क्षार। तो ये बना क्या लेगा हमारा, लवण, नमक। और ये क्या बना लेगा, जल। यही कारण है कि हमारा पेट में आपका जलन ज़्यादा होता नहीं है, जलता नहीं है। समझ गए ना, पेट के अंदर जलने का नहीं का कारण क्या हो गया, क्योंकि पेट के ऊपर में हमारा म्यूकस लेयर पाया जाता है जो बेसिक नेचर का होता है। और जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और क्या बना लेगा, वाटर। इस कारण हमारा वहाँ पर कोई जलन होता नहीं है। सर हम समझ गए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा म्यूकस लेयर, मतलब स्टोमक यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। अगला जो पार्ट है सर वो है सबसे इम्पोर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी को हिंदी में कहते हैं छोटी आंत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, लेंथ, पाचन तंत्र में सबसे ज़्यादा लंबा इसी का होता है। कितना होता है, तो 6 से लेकर के 6.25 सेंटीमीटर नहीं,
क्या लिख रहे हैं हम, मीटर लिख रहे हैं। 6 से 6.25 मीटर होता है। तो सर इतना लंबा होता है और पेट में रहता कैसे है? देखिए होता है लंबा, आप कह रहे हैं छोटा। छोटी आंत यहाँ लंबाई के दृष्टिकोण से नहीं है, आकार के दृष्टिकोण से है। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई होती है कितना, 6 से 6.25 मीटर होता है। छोटी ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का 3 भाग होता है। क्या क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। देखिए सर किस रूप में रहता है, तो सबसे पहले इसके 3 भाग होते हैं, वो लिख देते हैं आप लोग को। इसके कितने भाग होते हैं, 3। पहला लिखते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा लिखते हैं जेजुनम, और तीसरा लिखते हैं, सबके बारे में पढ़ना है, सबसे बड़ा यही है, इलियम, है ना। कौन कौन है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके 3 भाग होते हैं। सर यह किस रूप में रहता है, देखिए किस रूप में रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले हाँ देख लीजिए, उसके बाद पिक्चर बनाइए। ये हमारा स्टोमक है, क्योंकि पेट तक तो हम पढ़ दिए थे, पेट के बाद ना होता है, उधर के बाद स्टोमक, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाता है क्या, फर्स्ट में क्या लिखाए थे, ड्यूडेनम। आ रहा है पिक्चर उसका, आ रहा है सर, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है दूसरा, इसको कहते हैं जेजुनम। और जो हमारा सबसे जो लास्ट में जो हमारा पार्ट जो बड़ी आंत को जोड़ देता है, ये है हमारा इलियम, ठीक है। आपने देख लिया, ये हमारा पेट हो गया, पेट्स में हमारा डेडुनम, उसके बाद जेजुनम आता है, फिर इलियम आता है। डेडुनम में आकर के फूड जमा हो जाता है, और यहाँ पर पाचन करता है मेरा कौन, यहीं पर हम लोग को पढ़ना है, यहीं पर रहता है लीवर, लीवर, ठीक है। मतलब ड्यूडेनम का ही भाग हम पहला पढ़ेंगे लीवर, जो कि आज हम लीवर तक आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो एक बार फिर से आइए, स्मॉल इंटेस्टाइन इस रूप में रहता है, इस रूप में जब रहेगा तो आप ही बताइए, स्प्रिंग के जब रूप में रहेगा तो आपका लंबाई उसका उतना तो बढ़ेगा नहीं, लंबाई जगह छेक रहा है ना। चलिए इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 6.25 मीटर। ये स्टोमक हो गया, ये हमारा जहाँ पर फूड जमा होता है वो हमारा पार्ट हो गया ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, और सबसे लास्ट में जो बड़ी आंत को जोड़ता है वो इलियम है। अब यही ड्यूडेनम का एक पार्ट हम लोग को यहाँ पर जो रहता है वो कौन रहता है, लीवर। बताएंगे हम कि ये हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट है, वहीं पर हमारा रहेगा आपका लीवर रहता है, यकृत रहता है। तो इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, जो कि फिगर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, क्या क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हो गया सर, हो गया, चलिए हो गया। हम अब लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या, ड्यूडेनम हो गया, इलियम हो गया, जेजुनम हो गया, 3 पार्ट हमने देखा। फर्स्ट पार्ट अब हम लोग को पढ़ना है ड्यूडेनम, और इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है वो है लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। आज हम लोग लीवर देखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछता है लीवर से, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ठीक है। इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते चलते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ लीवर,
मतलब यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपोटोलॉजी। और बताए थे जो डॉक्टर देखेगा उसको हिपोटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, हिपोटोलॉजी। है ना। दूसरा देखेंगे कि लीवर में जो हमारा सेल होता है, लीवर में जो हमारा सेल होता है, सेल मतलब कोशिका, उसका नाम होता है हिपैटिक सेल। क्या होता है? हिपैटिक सेल होता है। इसको हिंदी में देखना है तो यहाँ पर लिख देते हैं हिपैटिक कोशिका। लीवर में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल। ये हिपैटिक सेल जो होता है हमारा, इसकी क्या कैरेक्टर है, इसका क्या गुण है? तो हिपैटिक सेल में पुनर्जनन की क्षमता होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है पुनर्जनन। रीजेनरेशन, पावर ऑफ रीजेनरेशन, है ना, इसी को कहते हैं पावर ऑफ रीजेनरेशन, पुनर्जनन की क्षमता होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कौन से सेल में पुनर्जनन की क्षमता होती है? हिपैटिक सेल में पुनर्जनन की क्षमता होती है। अगला याद रखिएगा, एक लीवर को बनने में, यदि किसी कारणवश लीवर खराब हो गया तो एक लीवर को बनने में 21 दिन लगते हैं। ये सब फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। एक लीवर को बनने में 21 दिन लगते हैं। वजन किसका? तो लीवर का वजन होता है 1.5 से 1.7 kg, 1500 से 1700 ग्राम होता है, ठीक है। अगला है, ये जो हमारा लीवर है, हमारे शरीर का लीवर हमारे शरीर का हैवीएस्ट ऑर्गन होता है। हैवीएस्ट मतलब क्या होता है? भारी, और ऑर्गन मतलब अंग होता है। लीवर हमारे शरीर का हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। हैवीएस्ट के साथ साथ हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। लीवर एक प्रकार का ग्रंथि है ना, तो लिखेंगे यह, शुरू में बताए थे हम, याद आ रहा होगा कुछ, यह सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो किसका? तो मानव शरीर का। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और भी है फैक्चुअल नॉलेज, पहले इतना लिख लीजिए। देख लीजिए एक बार, स्टडी ऑफ लीवर, हिपोटोलॉजी, और इसमें जो सेल है वो हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल में पुनर्जनन की क्षमता होती है। एक लीवर बनने में 21 दिन लगता है। इसका वजन 1.5 से 1.7 kg होता है। लीवर हमारे शरीर का क्या हैवीएस्ट ऑर्गन है, और यह सबसे बड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। हो गया? हो गया सर। तो ये लीवर में इतना फैक्चुअल नॉलेज है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसमें और है, हम लोग देखते हैं। जो पॉइंट बने इसलिए हम पॉइंट बनाते नहीं हैं, ठीक है। लीवर क्या करता है? विटामिन ए को जमा करता है। विटामिन ए को जमा करता है, ठीक है। विटामिन ए क्या? कैरोटीन, रासायनिक नाम याद रखिए, ठीक है, कैरोटीन। फिर लीवर काम क्या करता है? तो लीवर एक प्रकार का जूस बनाता है, बाइल जूस कहते हैं इसको, ठीक है। लीवर जो है यह एक प्रकार का जूस बनाता है। लीवर में पाए जाने वाले रस को क्या कहते हैं? पित्त रस, बाइल जूस। इस बाइल जूस के बारे में जान जाते हैं जरा सा हम लोग।
है ना। तो इस बाइल जूस के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बाइल जूस का जो हमारा कलर होता है, रंग जो होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, हरा रंग। ठीक है, बाइल जूस का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो सर आपने बताया था कि यदि किसी का भी रंग होगा तो उसका कोई ना कोई हमारा क्या होगा, पिगमेंट होगा, लवक होगा। तो इसमें पाए जाने वाले लवक, बाइल जूस पित्त रस में पाए जाने वाले लवक को कहते हैं बिलीबर्डिंग पिगमेंट, बिलीबर्डिंग। पिगमेंट मतलब वर्णक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लीवर के बारे में, है ना। लीवर विटामिन ए को जमा करता है, कैरोटीन उसका केमिकल हो गया नेम। लीवर क्या करता है, पित्त रस का स्त्राव करता है जिसका कलर ग्रीन होता है, और किसके कारण, द बिलीबर्डिंग पिगमेंट के कारण होता है। तो ये था हमारा किसके बारे में, लीवर के बारे में। ठीक है, इसको जल्दी करिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, यहीं पर हम कर देते हैं। क्या फंक्शन ऑफ बाइल जूस, मतलब क्या हुआ, पित्त रस का काम क्या है। देखिए क्या करता है, जो हमारा फैट होता है, फैट मतलब क्या हो गया, वसा, है ना। इस वसा को क्या कर देता है, इसका लगभग, तेल में वसा पाया जाता है, वसीय तेल, है ना, वसीय तेल कहते हैं ना, तेल में इसमें पाया जाता है। तेल वगैरह पदार्थ में क्या होता है, वसा। तो अब तेलीय पदार्थ यदि खाए हैं तो वसा का 95% इसे डाइजेशन करके ये क्या कर देता है, फैटी एसिड में बदल देता है। फैटी एसिड मतलब क्या हो जाएगा, वसीय अम्ल कर देता है, पाश्चरीकरण करके। ठीक है, तो पित्त रस का काम ये सब किसमें होता है, लीवर में। पित्त रस का काम क्या है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देना। तो अभी तक हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का 70% हो गया है, प्रोटीन का 90% हो गया, और वसा का 95% अभी तक डाइजेशन हो चुका है। किसमें, तो ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के लीवर में। कौन किया, पित्त रस किया। ठीक है, ठीक है सर, ये था एक पॉइंट बचा हुआ लीवर में, हो गया। तो ये ड्यूडेनम में हमने लीवर देखा। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर में पढ़ेंगे पैनक्रियाज। इसी को कहते हैं अमाशय, नहीं अग्नाशय। अमाशय का तो होता है पैनक्रियाज, PANCREAS ही होता है बस। ठीक है, अग्नाशय, है ना। ये क्या चीज़ है बता ही देते हैं, इसको टाइम देख लेते हैं, बता देते हैं, अभी टाइम है। देखिए इसमें, इस पैनक्रियाज का जो खोज किए थे उनका नाम था लैंगरहैंस। कई बार लैंगरहैंस के द्वीपिका भी पूछा जाता है, लैंगरहैंस। फिर से लिख दें, लैंगरहैंस। ठीक है, खोज कौन किए थे, लैंगरहैंस। इसके द्वारा क्या क्या होता है, अग्नाशय द्वारा जूस, जूस मतलब रस। उसके बाद आपको हार्मोन, हार्मोन, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मतलब क्या होता है, ग्रंथि बनता है। इसलिए इससे, चूंकि देख रहे हैं जूस बन रहा है, हार्मोन भी बन रहा है, ग्लैंड्स बन रहा है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड।
इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। इसमें याद रखिएगा 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं अग्नाशय में। कितने पाए जाते हैं? 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं। 4 टाइप की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन होती है? तो यहाँ देखिए, पहला है हमारा, हाँ अच्छा पहले ये देख लीजिए। पहला हमारा होता है अल्फा सेल। ठीक है, अल्फा सेल। दूसरा हमारा होता है बीटा सेल। और तीसरा हमारा होता है डेल्टा सेल, इसको डेल पढ़ते हैं। ठीक है, और चौथा हम लोग पढ़ते हैं एफ सेल, है ना। देखिएगा, अल्फा सेल इसमें 5% होता है और बीटा सेल मेरा होता है, सबसे ज़्यादा होता है बीटा सेल, 90% होता है ना। सबसे ज़्यादा ये होता है 90%। और ये होता है हमारा 2.5%। कितना हो गया? 7.5 ने, 7.5 और 2, हमको 2.8 और चाहिए ना। तो 2.5% हमारा एफ सेल होता है। इसमें याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा होता है कौन? बीटा सेल होता है। ठीक है, इसको 4 सेल पाया जाता है। यही कारण इसको कहा जाता है क्या? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कही जाती है। क्यों? चूँकि इसमें 4 टाइप की कोशिका पाई जाती है। तो एक बार शुरू से आइए। पैनक्रियाज का खोज किए थे कौन? लैंगरहैंस किए थे। अग्नाशय द्वारा क्या क्या होता है? जूस, हार्मोन, ग्लैंड बनता है, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें 4 टाइप का सेल बनता है, इसलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। याद रखिएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका किसको कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव। पैनक्रियाज अग्नाशय को। कौन कौन होता है? तो सर अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल सेल होता है, एफ सेल होता है। अल्फा सेल 5% सबसे ज़्यादा, बीटा सेल 90% और बाकी ये दोनों सेम होता है, डेल सेल और एफ सेल होता है। ठीक है, ठीक है सर, इसको लिख रही हैं आप लोग। चलिए, तो पैनक्रियाज में ये हमने पढ़ा भी, और भी है पैनक्रियाज में पढ़ने का। चलिए, अभी हमने देखा अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल और एफ सेल, है ना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अल्फा से चूँकि यह जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाता है, तो ये 4 सेल में क्या क्या बनाता है ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं अल्फा और बीटा और डेल। ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, ये आपका हार्मोन बनाता है। ये क्या बनाता है? हार्मोन। और जो ग्रंथि हार्मोन बनाता है उसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। इसको क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। हो गया स्पष्ट सर? स्पष्ट हो गया। अब बच गया मेरा कौन सा सेल? एफ सेल। तो सर एफ सेल क्या करता है? तो एफ सेल मेरा बनाता है एंजाइम। एफ सेल क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। एफ सेल क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। ठीक है, चलिए, अब एफ सेल में हमारा जो एंजाइम बनता है, अर्थात वो जूस की तरह होता है। वो कैसा जूस होता है, कैसा रस होता है ना। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट बना रहे हैं। क्या? इसमें पाए जाने वाले एफ सेल, चूँकि यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें तो रस होता नहीं है। रस एंजाइम किसमें पाया जाएगा? एफ सेल में। तो एफ सेल में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है, इसको कहते हैं पैनक्रिएटिक क्या? जूस। इसी को कहते हैं अग्नाशयी रस। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए
कि हमारा अग्नाशय में पाए जाने वाले जो रस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अग्नाशय रस। और वह अग्नाशय रस किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, एफ सेल में पाया जाता है। ठीक है, यह जो हमारा अग्नाशय रस है ये 3 प्रकार का एंजाइम रखता है, क्योंकि इसमें तो एंजाइम बनता है। चलिए, तो 3 प्रकार का ये एंजाइम रखता है, 3 टाइप का एंजाइम रखता है। कौन, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। कौन कौन सर, तो देखिएगा, सब हम चीज सब का नाम लिख रहे हैं। एमाइलेज, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग में यदि कहीं अशुद्धि हो रहा है तो आप सुधार लीजिएगा। एमाइलेज, ठीक है। दूसरा हमारा होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और जो तीसरा मेरा होता है वो होता है लाइपेज, लाइपेज ये एंजाइम है ना। तो देखिए एक बार शुरू से, क्योंकि अल्फा बीटा डेल सेल तो हमारा हार्मोन तैयार करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एफ सेल हमारा एंजाइम तैयार करता है, अर्थात एंजाइम मतलब इससे जूस बनता है, इसमें पाए जाने वाले जूस अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस में कितना टाइप का एंजाइम होता है, 3 टाइप का। कौन कौन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। ठीक है, अब एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या काम है, तो ये भी हम बता ही देते हैं, क्यों छोड़े इसको, है ना। एमाइलेज एंजाइम क्या पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, इसको देखते हैं। वीडियो आज 35 मिनट का हमको लगता है चला जाएगा, क्योंकि 31-32 मिनट हो चुका है, हो गया है ना ये। चलिए हो गया सर। देखिए पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, देखिए इसका काम क्या है, ध्यान से देखिए। ये कार्बोहाइड्रेट को, याद है एमाइलेज एंजाइम लाल में पाया जाता था, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता था, 70% डाइजेशन का काम करता है, पाचन का। और किस में बदल दिया था, तो ग्लूकोज में, है ना, C6H12O6। ये तो पहले हम पढ़ लिए हैं सर, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये तो हम लोग ग्लूकोज, एमाइलेज देखिए क्या काम करता है। पहले नंबर तो लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम, ये इसको 70% पहले से हो गया था। लेकिन अब ये एमाइलेज क्या करता है कि जो ग्लूकोज में 70% किया था, तो कितना परसेंट बच गया था, 30% ना। अब इस ग्लूकोज को क्या कर देता है कि 100%, मतलब अब पूरा तरीका से कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ हो गया, और ये 100% बदल करके ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। मतलब कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट का 70% ग्लूकोज तो आप शुरू में ही पढ़ चुके थे, है ना। लेकिन अब ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो बचा हुआ 30% था, वो भी हमारा ग्लूकोज को बदल करके किस में ले आता है, किस में ले आता है, ग्लाइकोजन में। मतलब 100% यहाँ पर आकर के कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट के लीवर में, लीवर में कहाँ, सॉरी लीवर में नहीं, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में ना, हाँ, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन करता है, एमाइलेज। याद रखिएगा, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को 100% पाचन कर देता है। तो ये तो समझ गए सर। दूसरा मेरा क्या है, ट्रिप्सिन है। क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है सर, तो ये हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितना प्रतिशत हमारा हुआ था उधर, 90%, पहले पढ़े थे ना, 90% हो करके किस में आ गया था, पेप्टोन्स में। अब बचा 10%, मतलब ये हमारा, अब ये पेप्टेन्स को 100% डाइजेशन पचा करके बदल देता है अमीनो अम्ल में। मतलब यहाँ पर आकर के कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हो ही गया था संपूर्ण तरीका से, अब प्रोटीन का भी हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन का किसमें, प्रोटीन का कौन किया, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपका एंजाइम के। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। यहाँ पर 100% अग्नाशय में किसका किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, किसमें, ग्लाइकोजन में, और प्रोटीन का अमीनो अम्ल में कौन किया, ट्रिप्सिन किया। तो तीसरा हमारा था लाइपेज, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज क्या काम करता है, इसमें होता है फैट, लिपिड्स, कहीं कहीं फैट्स भी रहता है। फैट्स मतलब क्या होता है सर,
तो वसा होता है। यहाँ पर वसा का 5%, कुछ देर पहले पढ़े थे ना, फैट यहाँ पे 5% हमारा 95% उधर हमारा लीवर में कर दिया था ना, ठीक है। 95% उधर हुआ था ना, 95 हुआ था, ठीक है। 95% उधर किस में बदल दिया गया था, फैटी एसिड में। अब इसका भी 100% हमारा वसा का भी कर देता है किसमें, ग्लिसरॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वसा का भी हो गया। तो समझ रहे हैं ये तीनों एंजाइम हमारा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कर देता है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का कर देता है, लाइपेज हमारा वसा का कर देता है। ये सब होता किसमें है, तो ये सब हमारा होता है किसमें, अग्नाशय में। ये सब किसमें होता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में कौन सेल करता है, तो हमारा एफ सेल काम ही कर देता है। कौन सेल काम करता है, एफ सेल, है ना, एफ सेल काम करता है। देखिए एकदम सिंपल है, तो याद रखिएगा। मतलब ये छोटी आंत में भोजन का पाचन किस भाग में होता है आपसे पूछे, तो अग्नाशय के एफ सेल में। अब कौन सा एंजाइम क्या क्या काम करता है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में 100% कर देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को हमारा अमीनो अम्ल में 100% कर देता है। मतलब यहाँ पर आकर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का संपूर्ण पाचन हो जाता है। स्पष्ट यही हुआ। तो इस प्रकार हमारा डिड्यूनम का पार्ट समाप्त हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास, एक छोटा सा क्लास बचा है, जेजूनम और इलियम और बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पर आकर के पाचन तंत्र मेरा समाप्त हो जाएगा। आज काफ़ी लंबा समय लेकर चले गए हम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को, परसों मतलब हो जाएगा आपका 1 तारीख, 1 मई को हम आप लोग को एक 15 मिनट का मोटिवेशन वीडियो ला रहे हैं, जो आप लोग सभी लोग देखें जरूर, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।